नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेरलॉक होम्स के फैन हैं और आपको उनकी सस्पेंस और एडवेंचर से भरी कहानियां पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम शेरलॉक होम्स की एक ग्लोरिया स्कॉट नामक कहानी सुनेंगे। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। सर्दी की एक रात थी। मैं और मेरे मित्र शेरलॉक होम्स आमने सामने बैठे आग ताप रहे थे। उन्होंने कहा, वॉटसन, मेरे पास कुछ कागजात हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूँ कि यदि तुम इन्हें देखोगे तो शायद ये तुम्हें महत्वपूर्ण लगे। ये ग्लोरिया स्कॉट केस के असाधारण दस्तावेज हैं और इनमें वह संदेश है जिसे पढ़कर गरीबों के मसीहा ट्रेवर इतना भयभीत हुए कि उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने दराज से पुराने कागजातों का एक गोला बंडल निकाला जिसके ऊपर टेप लगी हुई थी। उन्होंने बंडल पर स्लेटी कागज के एक छोटे टुकड़े पर लिखा एक नोट मेरी ओर बढ़ाया, जिस पर लिखा था, लंदन में होने वाली खेल की आपूर्ति अनवरत जारी है। हमें विश्वास है कि हेडकीपर हडसन को फ्लाइट पेपर के समग्र आपूर्ति को प्राप्त करने और उन्हें तुम्हारे मुर्गे तीतर के संरक्षण के लिए भी कह दिया गया है। उस रहस्यमय संदेश को पढ़कर जैसे ही मैंने अपना सिर ऊपर उठाया, मैंने देखा कि होम्स मेरे चेहरे पर आए भावों को पढ़कर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तुम थोड़ा हैरान दिखाई दे रहे हो, उन्होंने कहा। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे संदेश को पढ़कर कोई भयभीत कैसे हो सकता है। मुझे तो यह थोड़ा बेतुका होने के सिवाय और कुछ नहीं लगता। मुमकिन है, फिर भी इस कागज की सच्चाई यह है कि इसका पाठक, जो एक स्वस्थ वृद्ध व्यक्ति है, इसे पढ़ने के बाद घबरा गया, मानो उसके ऊपर किसी ने पिस्तौल तान दी हो। आप मेरी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी अभी आपने कहा कि मुझे इसे इसलिए अवश्य पढ़ना चाहिए क्योंकि इस केस के अध्ययन के इसमें कुछ ऐसे खास कारण निहित हैं। चूंकि यह पहला मामला है जिससे मैं पहली बार जुड़ा था, मैंने अक्सर अपने साथी को यह बताने का प्रयास किया कि ये कौन से कारण थे जिन्होंने मुझे आपराधिक अनुसंधान की दिशा में प्रवृत्त किया, लेकिन इससे पहले वे इतने विनोदी वार्तालाप की स्थिति में कभी नहीं मिले। वे अपनी कुर्सी से झुककर बैठे और अपने घुटनों पर उस दस्तावेज को फैला लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी पाइप सुलगा ली और कुछ देर उसे पीने के बाद कागजों को मोड़कर एक ओर रख दिया। तुमने मुझे विक्टर ट्रेवर के बारे में चर्चा करते कभी सुना था? उन्होंने पूछा। कॉलेज की अपनी 2 वर्षों की पढ़ाई के दौरान केवल उसी को अपना मित्र बनाया था। वॉटसन, मैं कभी भी कोई मिलनसार आदमी नहीं था। इसके बजाय मुझे अपने कमरों की साफ सफाई और अपने विचारों को मूर्त रूप देने में अधिक रुचि थी। यही कारण है कि अपने पढ़ाई के दिनों में मैं अधिक लोगों के साथ घुल मिल नहीं सका। रस्सा कूद और बॉक्सिंग जैसे शारीरिक खेलों में मेरी कुछ रुचि जरूर थी, लेकिन मेरे अध्ययन का विषय दूसरों की अपेक्षा अधिक विशिष्ट था। इसलिए मेरे पास किसी से मेल जोल बढ़ाने का समय नहीं था। ट्रेवर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं जानता था। उससे जान पहचान होने का कारण उसका शिकारी कुत्ता था। हुआ यह कि एक दिन वह चर्च जाते समय मेरे घुटनों में आकर दुबक गया था, क्योंकि उस दिन सर्दी बहुत अधिक थी। अचानक उससे टकराने के कारण मैं गिर गया और मेरे घुटने चोटिल हो गए। दोस्ती बनाने का वह अकल्पनीय परंतु कारगर तरीका था। मैं 10 दिनों तक बिस्तर पर रहा और ट्रेवर मेरा हालचाल जानने आता रहा। शुरू में तो हमारी बातचीत एक आध मिनट में खत्म हो जाती थी, लेकिन उसकी मुलाकातें बढ़ने के साथ साथ हमारी घनिष्ठता भी बढ़ गई और हम दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। वह दिलकश, ओजस्वी और फुर्तीला नौजवान था। कहने का अर्थ यह है
कि वह मेरी तरह सुस्त और आराम पसंद इंसान नहीं था। हम दोनों के मध्य केवल एक समानता थी कि मेरी तरह उसका भी कोई मित्र नहीं था, और हमारे परस्पर लगाव का कारण भी यही रहा। एक दिन उसने अपने पिता के घर नॉर्फोक स्थित डॉर्नीथॉर्प आने का निमंत्रण दिया, और मैंने छुट्टियों में 1 महीने के लिए उसका आतिथ्य स्वीकार किया। वास्तव में बुजुर्ग ट्रेवर एक संपन्न और अमीर आदमी थे। ब्राइट्स प्रांत के उत्तरी लैंगमेयर जिले के डॉर्नीथॉर्प कस्बे में उनका घर और जमीन जायदाद थी। उनके ईंटों वाले लंबे चौड़े मकान में देवदार की सहतीरें लगी थी। उनके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी और एक उत्तम किंतु असंतुष्ट रसोइया था, जो राजी खुशी 1 महीना भी वहां नहीं रह पाता था। वरिष्ठ ट्रेवर एक विधुर थे और मेरा मित्र उनका एकमात्र पुत्र था। मैंने सुना था कि उनकी एक बेटी भी थी, जिसकी बर्मिंघम यात्रा के दौरान गले की संक्रमण बीमारी से मृत्यु हो गई थी। मेरे मित्र के पिता मुझे अत्यंत दिलखुश इंसान लगे। वह सांस्कृतिक व्यक्ति होने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक तौर पर थोड़ा रूखे भी थे। उन्हें किताबों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने दुनिया की सैर बहुत की थी। अपने अनुभव से उन्होंने जो कुछ सीखा था वह सब उन्हें याद था। देखने में वह एक स्थूलकाय, धूसर बालों और रूखे चेहरे वाले व्यक्ति थे। उनकी नीली आंखें अत्यंत डरावनी थी। इसके बावजूद शहर में उनकी प्रतिष्ठा एक दयालु और दानी व्यक्ति के रूप में थी, और वे अपनी मृदु भाषिता के लिए प्रसिद्ध थे। एक शाम मेरे पहुंचने के फौरन बाद, जब हम खाना खाकर विदेशी मदिरा का ग्लास लेकर बैठे थे, तभी छोटे ट्रेवर ने अपने पिता के निरीक्षण और मूल्यांकन की आदतों के बारे में बताना शुरू किया, जिसका अनुमान मैंने पहले ही लगा लिया था। फिर भी वे लोग मेरे जीवन में जो भूमिका निभाने वाले थे, उसकी भनक मैंने उन्हें नहीं लगने दी। बुजुर्ग ट्रेवर को लगा कि उनके जीवन में एकाध मामूली कार्यों को उनका पुत्र बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। आइए मिस्टर होम्स, उसने भरपूर विनोदी भाव से हंसते हुए कहा, यदि आप मुझे देखकर अनुमान लगा सके तो मैं आपके लिए एक उत्तम विषय हो सकता हूँ। आपके बारे में अनुमान लगाने के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं है। मैं तो आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि विगत 12 महीने में आप अपने ऊपर होने वाले हमले से भयभीत रहे हैं। मेरी बात सुनते ही उनके होठों की हंसी धुंधली पड़ गई और उसने मेरी ओर बड़ी हैरानी से देखा। हाँ, यह बात तो किसी हद तक सच है। उसने अपने पुत्र की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम जानते हो विक्टर, जब हम अवैध शिकार करने वाले गैंग से अलग हुए तो उन्होंने मुझे चाकू मारने की कसम खाई थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने पवित्र सर एडवर्ड पर हमला किया था। तब से मैं अपनी सुरक्षा के प्रति हमेशा सतर्क रहा हूँ। तथापि आप यह बातें कैसे जानते हैं, इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। आपके पास बड़ी सुंदर छड़ी है। अपनी अंतर्दृष्टि से मैंने महसूस किया कि यह छड़ी आपके पास 1 वर्ष से अधिक समय से नहीं है, लेकिन आपने इसके सिरे पर छेद करके उसमें पिघला हुआ शीशा भर दिया है ताकि इसे घातक हथियार बना सके। मैंने तर्क दिया कि यदि आपको किसी खतरे की आशंका नहीं होती तो आप ऐसा काम नहीं करते। और कोई बात? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आपने अपने जीवन में काफी मुक्केबाजी की है। यह भी सही है। आप यह कैसे जानते हैं? कहीं आपके अनुमान का कारण सीधी के बजाय मेरी एक और झुकी हुई नाक तो नहीं है? नहीं, वह तो आपके कान हैं। वे विशिष्ट रूप से चपटे और मोटे हैं, और ऐसे कान किसी मुक्केबाज के ही हो सकते हैं। और कोई बात? आपने अपने बलिष्ठ हाथों से बड़े पैमाने पर खुदाई की है। मैंने अपना सारा धन सोना खानों से कमाया है। आप न्यूजीलैंड में रहते हैं। आपकी बात एक बार फिर सही है। आपने जापान की यात्रा भी की है। बिल्कुल सही। और आप
जेसन ताचर नाम वाले व्यक्ति के साथ बड़ी घनिष्ठता के साथ जुड़े रहे हैं, जिसे बाद में आप पूरी तरह भुला देने के इच्छुक थे। मिस्टर ट्रेवर आहिस्ता से उठे, अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों को मेरे ऊपर जमाया था तथा विचित्र से हिंसक नजरों से मुझे देखा और अपने कपड़ों पर पड़े धूमिल छिलकों को झाड़ते हुए आगे बढ़ गए। वॉटसन, तुम कल्पना कर सकते हो कि हम दोनों कितने अचंभित थे। उसके ऊपर पड़े दौरे का असर अधिक देर तक नहीं रहा। बहरहाल जब हमने उसका कॉलर सीधा करके उसके चेहरे पर पानी का छिड़काव किया तो एक दो बार हाँफने के बाद वह उठ बैठा। उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अरे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मैंने भयभीत नहीं किया। मैं देखने में भले ही मजबूत हूँ, लेकिन मेरा दिल जरा कमजोर है, इसीलिए उसे बार बार झकझोरने की जरूरत नहीं है। मिस्टर होम्स, मुझे नहीं पता कि आप यह सब कैसे कर लेते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि बड़े बड़े जासूस आपके सामने बच्चे हैं। यह आपका जिंदगी भर का पेशा है, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि मैंने जो कुछ कहा है अपने अनुभव के आधार पर कहा है, क्योंकि मैंने भी थोड़ी बहुत दुनिया देखी है। मेरी बात पर विश्वास करो वॉटसन, उसने मेरी योग्यता की प्रशंसा कुछ ज्यादा ही कर दी थी। वैसे उसने मुझे यह विश्वास तो दिला दिया था कि जिसे मैं अपना शौक मानता हूँ, उसे व्यवसाय बनाने में कोई बुराई नहीं है। बहरहाल किसी अन्य चीज के विषय में सोचने के बजाय मेरे मेजबान के तबीयत का अचानक खराब हो जाने के कारण मैं अत्यंत चिंतित हो गया था। मुझे आशा है कि मैंने आपको कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से कोई बात नहीं की। मैंने कहा, अच्छी बात है, लेकिन यह तो निश्चित है कि तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं और कहाँ तक जानते हैं? बेशक इस बार वे थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोले, लेकिन उनकी आंखों में छिपा डर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। आपकी सादगी स्वयं इसका उत्तर है। जब आपने मछली को नाव पर चढ़ाने के लिए अपना बाजू ऊपर उठाया, तभी मैंने देख लिया था कि आपकी कोहनी के नीचे JA नामक गोदना गुदा हुआ है। यद्यपि टैटू के अक्षर स्पष्ट थे, लेकिन त्वचा पर फैलने के उसके इर्द गिर्द बने धब्बों को देखकर कहा जा सकता था कि उन अक्षरों को मिटाने की कोशिश की गई थी, फिर भी वे स्पष्ट पढ़े जा सकते थे। इससे यह अंदाजा लगाना स्वाभाविक था कि जिस व्यक्ति के नाम के वे अक्षर थे वह किसी समय आपके अत्यंत प्रिय रहा होगा, लेकिन इसकी अदृश्य कारण से उसे भुलाने के लिए आपने उन अक्षरों को मिटाने की कोशिश की थी। कितनी कमाल की आंखें हैं आपकी। वे राहत की सांस लेते हुए बोले, आप जैसे कह रहे हैं ठीक वैसा ही है, लेकिन अब हम इसके विषय में बात नहीं करेंगे। मेरे अतीत के प्रियजनों की यादें अत्यंत दुखदाई हैं, इसीलिए मैं उनकी परछाई को भी पूरी तरह से भूल जाना चाहता हूँ। चलो बिलियर्ड रूम में चलकर सिगार पीते हैं। उस दिन के बाद समय तमाम सहृदयता के बावजूद मिस्टर ट्रेवर मेरे प्रति सदैव संकुल रहे। यहाँ तक कि स्वयं उनके पुत्र ने भी इस विषय पर टिप्पणी की थी। उसने मुझसे कहा, तुमने मेरे पिता को ऐसी बातें बताई कि उन्हें तुम्हारे ऊपर कभी विश्वास नहीं होगा कि तुम उनके बारे में क्या क्या जानते हो और क्या क्या नहीं जानते। उनका आशय इसे दिखाने का नहीं था, लेकिन उनके मन में यह बात इतनी पुख्ता हो गई कि उनके प्रत्येक कृत्य में वह परिलक्षित थे। अंततः मैं इस तथ्य से सहमत हो गया कि मेरी वजह से उन्हें असहजता महसूस हो रही है। अतः मैंने अपनी यात्रा संकुचित करके वापस लौटने का निर्णय किया। परंतु मेरी वापसी वाले दिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई। हम घास के मैदान पर कुर्सियों पर बैठे धूप का आनंद ले रहे थे और ब्राइडन की मनोरम घटा की चर्चा कर रहे थे। तभी एक महरी ने बाहर आकर कहा, दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है जो मिस्टर ट्रेवर से मिलना चाहता है। क्या नाम है उसका? मेरे अतिथि ने पूछा।
उसने अपना नाम नहीं बताया। तो फिर वह क्या चाहता है? वह कहता है कि आप उसे जानते हैं और वह एक आध मिनट आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, उसे यहीं बुला कर ले आओ। इसके तत्काल बाद एक झुर्रीदार चेहरे वाला दीनहीन सा आदमी लंगड़ाते हुए हमारे समक्ष आकर खड़ा हो गया। उसने एक खुली जैकेट पहनी हुई थी जिसकी बाजू पर डामर के दाग लगे हुए थे। जैकेट के नीचे उसने काले और लाल खानों वाले कपड़े की कमीज और मोटी सूती पैंट पहनी हुई थी। उसके जूते अत्यंत फटे पुराने थे। उसका चेहरा पतला, भूरा और खुरदरा था, जिस पर आने वाले हंसी के कारण उसके बेतरतीब पीले दांत दिखाई देते थे। उसके नाविक जैसे सिलवटी हाथ आधे मुड़े हुए थे। जैसे ही वह हमारी ओर आता दिखाई पड़ा, मिस्टर ट्रेवर की घिघी बंध गई और उनके गले से आवाज नहीं निकली। अचानक वे कुर्सी से उछलकर घर के ओर दौड़ पड़े। 2 मिनट बाद वे वापस आए, लेकिन जब वे मेरी बगल से होकर गुजरे तो मुझे उनके मुंह से ब्रांडी की तेज दुर्गंध आती महसूस हुई। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मेरे दोस्त? ट्रेवर ने पूछा। नाविक अपनी दशा पर सकुचाते हुए बिना कुछ बोले खड़ा रहा। आप मुझे नहीं जानते? उसने पूछा। क्यों सता रहे हो मुझे यार? तुम निश्चय ही हडसन हो, मिस्टर ट्रेवर ने हैरतअंगेज आवाज में कहा। हाँ सर, मैं हडसन ही हूँ, मल्लाह ने कहा। आपको देखे हुए 30 या उससे भी अधिक वर्ष हो गए हैं। यहाँ आप अपने निजी घर में हैं और मैं दर दर ठोकरें खा रहा हूँ। धत, तुम समझ रहे हो कि मैं अपने पुराने दिनों को भूल गया हूँ? नाविक की ओर चलते हुए मिस्टर ट्रेवर ने हल्की आवाज में कहा। रसोई में जाओ। उसके बाद उनका स्वर थोड़ा ऊंचा हो गया, जिसमें वे कहते सुने गए, वहां तुम्हारे खाने पीने का सारा सामान मिलेगा। मुझे कोई संदेह नहीं था कि तुम जब भी मिलोगे इसी दशा में मिलोगे। धन्यवाद महोदय, नाविक ने ट्रेवर का माथा छूते हुए कहा। मैं 2 दिनों से पैदल यात्रा करके आया हूँ। मुझे अब थोड़ा आराम करने की जरूरत है। मुझे पता था कि या तो मैं आपके यहाँ आराम कर सकूंगा या मिस्टर बेडोसा के यहाँ। अरे, क्या तुम जानते हो कि मिस्टर बेडोसा कहाँ रहते हैं? ट्रेवर ने हैरान होते हुए पूछा। आपका भला हो मान्यवर, मैं जानता हूँ कि मेरे सारे पुराने साथी कहाँ रहते हैं, उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा और लंगड़ाते हुए नौकरानी के पीछे पीछे रसोई में चला गया। मिस्टर ट्रेवर ने बुदबुदाते हुए हमें बताया कि जब हम सोने के खद्दानों की तरफ जहाज में बैठकर जा रहे थे तो उसी में वह भी सवार था। इस सूचना के साथ ही वे हमें लॉन में बैठा छोड़कर अंदर चले गए। 1 घंटे बाद जब हम अंदर गए तो उसे शराब के नशे में धुत होकर भोजनालय के सोफे पर सोता हुआ पाया। समूची घटना ने मेरे मन पर अत्यंत बड़ा प्रभाव डाला और मैंने व्यथित होकर अगले दिन डॉर्निथॉर्प छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि यह मेरी उपस्थिति मेरे मित्र के लिए फजीहत का कारण बन सकती है। ये सारी घटनाएं हमारी लंबी छुट्टियों के पहले महीने में हुई। लंदन पहुंचकर मैंने 7 हफ्ते अपने कार्बनिक रसायन के कुछ प्रयोगों में बिताए। पतझड़ के जल्दी समाप्त हो जाने के कारण मेरी छुट्टियां भी खत्म होने को थी। तभी मेरे दोस्त का तार मिला, जिसमें उसने मुझे तत्काल डॉर्निथॉर्प पहुंचने का आग्रह किया था और यह भी लिखा था कि उसे मेरी सलाह एवं सहायता की तत्काल आवश्यकता है। मैंने अपने अन्य कार्य फौरन स्थगित कर दिए और उत्तर की ओर रवाना हो गया। मेरा दोस्त अपनी स्वान गाड़ी के साथ मुझे स्टेशन पर मिला। मैंने उसे सरसरी निगाह से देखकर महसूस किया कि बीते 2 महीने उस पर बहुत भारी रहे हैं। वह कमजोर सा, बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी पुरानी हंसने खिलखिलाने की आदत छूमंतर हो चुकी थी। मिलने के बाद उसने सबसे पहला शब्द यह बोला, मेरे पिताजी मर गए हैं। असंभव, मैंने कहा। क्या मामला है? मिर्गी और रक्ताघात का दौरा पड़ा है उन्हें। वे सारा दिन कराहते रहे हैं। मुझे संदेह है कि वे अब हमें जीवित मिलेंगे। तुम कल्पना करो वाटसन कि इस अप्रत्याशित समाचार को सुनकर मैं कितना भयभीत हो गया था।
दौरा पड़ने का कारण क्या था? मैंने उससे पूछा। अरे, सोचने वाली बात तो यही है। आओ गाड़ी में बैठो, मैं रास्ते में तुम्हें सारी बात बताऊंगा। जिस दिन तुम हमारे यहाँ से वापस आने वाले थे, उसी दिन शाम को यह आदमी आया था। याद है ना तुम्हें? पूरी तरह। क्या तुम जानते हो कि उस आदमी जिसको हम अपने घर के अंदर ले गए थे वह कौन था? मुझे कोई अंदाजा नहीं। वह एक शैतान था होम्स, मेरा दोस्त बोला। मैंने उसकी ओर हैरत से देखा। हाँ, वह अपने आप में एक शैतान ही था। उसके आने के बाद हमारा एक दिन भी शांति से नहीं बीता। मेरे पिताजी ने शाम के बाद कभी अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। हडसन नाम के उस मनहूस आदमी के कारण उनका दिल टूट गया है। उसके पास ऐसी कौन सी ताकत है? हाँ, उसके बारे में मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। उदार, दानी और दयालु प्रवृत्ति वाले मेरे सीधे साधे पिताजी उस बदमाश की गिरफ्त में कैसे आ गए? मुझे तुम्हारे निर्णयों और बुद्धिमानी पर बहुत अधिक भरोसा है। मैं जानता हूं कि तुम मुझे अपनी सर्वोत्तम राय दोगे। हम ब्राइड्स की चिकनी सफेद सरकारी सड़कों पर आगे बढ़ रहे थे। डूबते सूरज की लाल किरणें हमारे ऊपर पड़ रही थी। हमने अपनी बाईं तरफ वाले छेद से ऊंची ऊंची चिमनियों को देखा, जो हमें वहां किसी बस्ती और औद्योगिक क्षेत्र की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। मेरे पिताजी ने उस आदमी को मालिक के रूप में रख लिया था, लेकिन जब उस काम से उसे संतोष नहीं हुआ तो पिताजी ने उसे तरक्की देकर रसोइया बना दिया। ऐसा लगा मानो सारा घर अब उसके रहमो करम पर था। वह जो चाहता वही करता और जहां चाहता बेरोक टोक वहीं चला जाता था। महरियों ने उसकी पीने की लत और अभद्र भाषा की शिकायत की। उनकी दिक्कतों और नाराजगी को देखते हुए पिताजी ने सबका वेतन बढ़ा दिया। हडसन मेरे पिताजी की नाव और सर्वोत्तम बंदूक को लेकर शिकार के लिए निकल जाता था। उसे मैंने 20 बार चेतावनी दी थी कि यदि वह मेरी उम्र का होता तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ होम्स कि मैंने अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखा, लेकिन अब सोचता हूँ कि यदि मैंने उसकी हरकतों के लिए शुरू में ही उसके सबक सिखा दिया होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। स्थिति दिन ब दिन बदतर होती गई और हमारे घर में इस जानवर हडसन का हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। एक दिन जब उसने मेरी मौजूदगी में ही मेरे पिताजी के साथ अशिष्ट भाषा से बात की, मैंने उसके कंधे को पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। वह भोड़ा सा मुंह बनाकर जहरीली आंखों से देखता हुआ बाहर चला गया। उस समय उसकी जुबान से अधिक उसकी आंखों से ज्वलनशील भाषा निकल रही थी। उसके बाद मेरे पिताजी और उसके बीच होने वाली किसी भी बात का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अगले दिन पिताजी ने मुझे हडसन से माफी मांगने की आग्रह की, जिसे मैंने तत्काल ठुकरा दिया। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ऐसे जंगली आदमी को हमारे घर इतनी मनमानी करने की छूट कैसे दे सकते हैं? अरे मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, बात कहना अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरी स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। तुम्हें यह जानना चाहिए विक्टर, मैं समझता हूँ कि चाहे जो भी हो, तुम्हें हर बात की जानकारी होनी चाहिए। तुम अपने गरीब पिता को किसी भी हाल में नुकसान पहुंचाना नहीं चाहोगे, या चाहोगे मेरे बच्चे? वे इतना अधिक हिल चुके थे कि उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर दिन भर के लिए खुद को बंद कर लिया, और मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो लगातार कुछ लिखते जा रहे थे। उस शाम जब हडसन ने बताया कि वह हमें छोड़कर जा रहा है, तो मैंने राहत की सांस ली। हम भोजन कक्ष में खाना खाकर बैठे, तभी वह शराब के नशे में झूमता हुआ आया और ऊंची आवाज में अपना इरादा जाहिर कर दिया। नॉरफॉक से मैं यहाँ तंग आ चुका हूँ, उसने कहा। अब मैं यहाँ से सीधे मिस्टर बैडोसा के पास हैप्सर जाऊंगा। मुझसे मिलकर वे अत्यंत खुश होंगे, जैसे कि आप हुए थे। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी दुर्भावना के साथ कहीं नहीं जाओगे, हडसन, पिताजी ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, जिसे सुनकर मेरा खून खौल उठा। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए रूठ कर कहा, मुझे मेरी माफी नहीं मिली। विक्टर, तुम्हें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि तुमने उस बेचारे के साथ कभी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, पिताजी ने मुझे संबोधित करते हुए कहा। इसके विपरीत मैं सोचता हूँ
कि हम दोनों ने उसके प्रति अपने असाधारण धैर्य का प्रदर्शन किया है। मैंने उत्तर दिया, हाँ हाँ, तुमने जो गजब की गंभीरता दिखाई। वे गुर्राते हुए बोले, तुम तो बड़े प्यारे आदमी हो, हमें सब पता है। वह लंगड़ाता हुआ कमरे से बाहर गया और आधे घंटे बाद मेरे पिताजी को दयनीय अवस्था में छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने अपने पिताजी को रात दर रात कमरे के अंदर चहलकदमी करते देखा तो मुझे लगा कि उनका आत्मविश्वास वापस लौट आया है। और कैसे? मैंने उत्सुक होकर पूछा। अत्यंत साधारण तौर से कल शाम को मेरे पिताजी को फोर्डिंगम डाक खाने की मुहर लगा एक पत्र मिला। पिताजी ने उसे पढ़ने के बाद अपने हाथों से अपना माथा पीट लिया और कमरे में बदहवास होकर पागलों की तरह गोल गोल चक्कर काटने लगे। आखिरकार जब मैंने उन्हें पकड़कर सोफे पर बैठाया तो उनके मुंह और आंख एक और लटक रहे थे। मैं समझ लिया कि उनके ऊपर दौरा पड़ा है। डॉक्टर फोर्डहैम तत्काल हमारे घर आ गए। हम दोनों ने मिलकर उन्हें बिस्तर पर लिटाया, लेकिन लकवा पूरी तरह फैल चुका था और उनके अंदर चेतना लौटने की कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं सोचता हूँ कि वे अब हमें शायद ही जीवित मिले। तुम मुझे भयभीत कर रहे हो ट्रेवर, मैंने कहा। इस पत्र में ऐसी क्या बात लिखी थी जिसका इतना भयानक परिणाम हुआ? कुछ नहीं, उसका गुण हिस्सा उधर पड़ा है। संदेह अत्यंत निरर्थक और मामूली था। अरे मेरे ईश्वर, यह तो वही हुआ जिसका मुझे भय था। बातें करते हुए जब हम कॉलोनी की मोड़ पर पहुंचे तो हमने देखा कि घर से हल्की रोशनी आ रही थी और पर्दे नीचे गिरा दिए गए थे। दरवाजे पर पहुंचते ही मेरे मित्र का चेहरा दुख से उतर गया और उसके भीतर से काला सूट पहने एक सज्जन प्रकट हुए। यह सब कब हुआ डॉक्टर? ट्रेवर ने पूछा। तुम्हारे जाने के फौरन बाद। क्या इनकी चेतना लौटी? मेरे लिए कोई संदेश? मात्र यही कि कागजात जापानी अलमारी के पिछली दराज में है। मेरा मित्र डॉक्टर के साथ मृतक के कक्ष के नीचे आ गया, जबकि मैं अपने स्वभाव के अनुसार दुखी होकर वहां पड़े कागजों को उलट पुलट कर देखने लगा। मैं इस जुझारू पर्यटक और सोने की खुदाई करने वाले व्यक्ति के अतीत में झांकने का प्रयास कर रहा था। मैं सोच रहा था कि ट्रेवर सीनियर ने मुझे खूंखार एवं बेहुदा नाविक के सामने समर्पण कैसे कर दिया। वह अपने बाजू पर खुदे संकेताक्षर का रहस्य उजागर होने के बाद कैसे झुंझला गया और फोर्डिंगम से आए पत्र को पढ़कर क्यों मर गया। फिर मुझे याद आया कि फोर्डिंगम हैप्सर में है और जिस मिस्टर बेडोसा का मल्लाह ने जिक्र किया था वह शायद उसके पास ट्रेवर को ब्लैकमेल करने के इरादे से हैप्सर गया था। वह पत्र या तो संभवतः हडसन की ओर से भेजा गया था, जिसमें उसने लिखा होगा कि मैं तुम्हारे उस राज को जानता हूँ जो अभी तक जीवित है, या यह भी संभव है कि वह पत्र उसके पुराने विश्वास पात्र बेडोसा की ओर से भेजा गया हो, जिसमें उसने ट्रेवर को हडसन के विश्वासघात से संचेत रहने का सुझाव दिया हो। यहाँ तक तो सब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था। फिर मृतक के पुत्र ने इस पत्र को मामूली और अबूझ क्यों कहा था? उसने अवश्य ही पत्र को ठीक से नहीं पढ़ा होगा, या फिर पत्र में लिखा विवरण उसकी समझ में नहीं आया होगा। यदि ऐसा है तो उस पत्र में अवश्य कोई चालाकी या कूट भाषा में कोई भेद छिपा होगा, जिसका अर्थ पढ़ने में कुछ होगा जबकि वास्तविकता में कुछ और। मैं उस पत्र को अवश्य देखना चाहूंगा। यदि उसमें कोई छिपा हुआ अर्थ होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे खोज निकालूंगा। जब तक एक रोती बिलखती महरी लैंप लेकर नहीं आई, मैं अंधेरे में बैठा अपना विचार गंगा में गोता लगाता रहा। नौकरानी के पीछे पीछे मेरा गमगीन और उदासी दोस्त ट्रेवर भी आ गया। उसने मेरे सामने बैठकर लैंप को मेज पर एक किनारे पर रखा और स्लेटी रंग का कागज पर लिखा एक छोटा सा पर्चा मेरी ओर सरका दिया। पर्चे पर लिखा था, लंदन में होने वाले खेल की आपूर्ति अनवरत जारी है। हमें विश्वास है कि हेडकीपर हडसन को फ्लाई पेपर की समग्र आपूर्ति को प्रदान करने के लिए कह दिया गया है और उन्हें आपके मुर्गी तीतर के संरक्षण का संदेश भी दे दिया गया है। मैं साहस पूर्वक कह रहा हूं कि जब मैंने पहली बार पत्र को पढ़ा तो मेरा चेहरा भी विस्मय से उतर गया।
जैसा कि मैं इस समय आपके चेहरे को देख रहा हूं। उसके बाद मैंने उसे दोबारा अत्यंत सावधानी पूर्वक पढ़ा। जैसा कि मैंने सोचा था, वह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि इस पत्र में शब्दों के विचित्र अन्वय के मध्य कोई गुप्त अर्थ अवश्य निहित था। अथवा यह भी हो सकता है कि फ्लाई पेपर और मुर्गी तीतर जैसे मुहावरों का कोई पूर्व निर्धारित महत्व हो। ऐसे शब्दों का कोई मनगढ़ंत अर्थ हो सकता है जिसका अनुमान किसी भी सूरत में नहीं लगाया जा सकता। इसके बावजूद मैं मामले को यथावत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। पत्र में लिखित हडसन शब्द की मौजूदगी का मुझे पूर्वानुमान के अनुसार अर्थ यह था कि वह पत्र बैडोसा की ओर से भेजा गया था, न कि नाविक हडसन की ओर से। मैंने अतीत में झांकने की कोशिश की, परंतु लाइफ फैंटस हेन नामक मुहावरे का कोई स्पष्ट अर्थ दिमाग में नहीं आया। इसके बाद मैंने शब्दों को विपरीत क्रम में रखकर देखा, लेकिन न तो दी ऑफ फॉर जैसे शब्द का कोई अर्थ समझ में आया, ना ही सप्लाई गेम लंदन जैसे शब्द की पहेली पर कोई प्रकाश डाल पाए। और तभी अचानक इस पहेली की कुंजी मेरे हाथ में आ गई। मैंने देखा कि पहले शब्द के बाद प्रत्येक तीसरे शब्द में एक संदेश छिपा था, जिसमें बुजुर्ग ट्रेवर को इस अवस्था में पहुंचा दिया। वह एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चेतावनी थी, जिसे मैंने अपने साथी को पढ़कर सुनाया। खेल खत्म हो चुका है, हडसन ने सब कुछ बता दिया है, अपनी जान बचानी है तो भागो। विक्टर ट्रेवर ने अपने कांपते हाथों से अपना मुंह छिपा लिया। उसने कहा कि वह मानता है कि ऐसा ही हुआ होगा। यह तो मौत से भी बदतर है, क्योंकि इससे तो उनकी बहुत बदनामी होती। लेकिन हेडकीपर और हेड फेंसट जैसे शब्दों का क्या अर्थ है? संदेश में इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यदि हम इस पत्र को भेजने वाले का पता लगा लें तो यह अधिक सार्थक होगा। तुम देखो कि उसने द गेम इज और अन्य शब्दों का प्रयोग किया है, तथा लिखने के बाद उसने रिक्त स्थान में कुछ देर बाद उन पूर्व निर्धारित 2 गुण शब्दों को भर दिया है। क्या तुम्हें इस बैडोसा के विषय में जानकारी है? क्यों? जब आपने इसका उल्लेख कर दिया है तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे स्वर्गीय पिता कई बार उसके आमंत्रण पर पतझड़ के प्रत्येक मौसम में शिकार या निशानेबाजी का अभ्यास करने उसके यहाँ जाते थे। फिर तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि यह नोट उसी ने भेजा है। अब हमारे पास केवल यह पता लगाने का काम है कि ऐसा कौन सा रहस्य था जिसका दोस्त हडसन इन दोनों धनी एवं सम्मानित लोगों के सिर पर मढ़कर खुद मुफ्त में ऐश करना चाहता था। काश होम्स, मुझे भय है कि वह अवश्य ही कोई पाप या शर्मिंदगी वाला काम होगा। मेरा दोस्त बोला, लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। यह रहा वो नोट, और मेरे पिता ने उस समय लिखा था जब उन्हें पता चला कि हडसन की ओर से कोई खतरा अवश्य हो सकता है, जैसे कि मेरे पिता ने डॉक्टर से बताया था। यह नोट मुझे जापानी अलमारी की दराज में मिला था। आप यह नोट लीजिए, मुझे पढ़कर सुनाइए, क्योंकि मेरे पास ना तो ऐसा करने का साहस है और ना ही शक्ति। यह वही कागजात हैं वॉटसन जो आपने मुझे दिए थे, और अब मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ, जैसे कि मैंने उस लाइब्रेरी में पढ़कर सुनाया था। ये समुद्र से जल समाधि ले चुके ग्लोरिया स्कॉट नामक परिवहन जहाज के 8 अक्टूबर 1885 को फॉलमाउथ से रवाना होने के बाद की यात्रा से संबंधित कुछ विवरण हैं, जिन्हें लिफाफे के ऊपर दर्ज किया गया है। एनलेट 15°20, डब्ल्यू लॉन्ग 25°14, 6 नवंबर। पत्र में यही सब कुछ लिखा था। मेरे प्रिय पुत्र, मेरे जीवन के अंतिम वर्षों में बदनामी का यह दाग जब तेजी से गहरा हो रहा है, मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं यह पत्र ना तो किसी कानूनी भय के कारण लिख रहा हूँ, और ना ही राज्य में अपनी सामाजिक स्तर को गिरने से मुझे कोई चिंता है। मैं यह पत्र इसलिए भी नहीं लिख रहा हूँ कि इससे मैं अपने प्रशंसकों की नज़र में गिर जाऊंगा, क्योंकि वे मुझे दिल की गहराइयों से प्यार और आदर करते हैं। मैं यह पत्र इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें मेरे ऊपर शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारण से तुम्हारे मन में मेरे प्रति निरादर का भाव उत्पन्न हो। परंतु यदि मैं जीवन पर निरंतर मंडराते खतरे के कारण मुझे कुछ हो जाता है, तो इसे पढ़कर तुम यह खुद तय कर सको
कि मुझे किस हद तक उस कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दूसरी ओर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहता है, और यदि यह पत्र किसी कारण से नष्ट होने से बचकर तुम्हारे हाथ में पड़ जाता है तो मैं तुम्हारी माँ और उसके प्रति अपने पवित्र प्रेम की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम इस कागज को फौरन आग के हवाले कर देना तथा इसके बारे में कभी कोई विचार मत करना। और जब तक तुम इन पंक्तियों को पढ़ रहे होगे, संभव है कि तब तक मेरा भेद खुल जाए और लोग मुझे खींच कर ले जाएं, या मेरे कमजोर दिल के कारण मेरी मृत्यु हो जाए। किसी भी दशा में तुम्हारे व्यथित होने का समय बीत चुका है। तुम्हें बताया गया मेरा प्रत्येक शब्द सत्य है, और यह बात मैं शपथ पूर्वक दया की आशा में लिख रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरा नाम ट्रेवर नहीं है। जवानी के दिनों में मेरा नाम जेम्स आर्मिटेक था, और अब यह बात तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि जब तुम्हारे कॉलेज के दोस्त ने मुझे जे.ए. शब्द के रहस्य से परिचित कराया था तो मैं अपने रहस्य के खुल जाने के डर से चकित हो गया था। आर्मिटेक नाम के साथ मैंने लंदन बैंकिंग हाउस में प्रवेश किया था, और आर्मिटेक के रूप में देश का कानून तोड़ने के लिए मुझे अपराधी घोषित किया गया तथा मुझे देश से बाहर निकालने की सजा सुनाई गई थी। मेरे बेटे, मेरे बारे में निर्दयता से मत सोचना। मैंने यह काम अपनी झूठी शान और तथाकथित सम्मान के लिए किया था। मैंने सोचा था कि जो हेरा फेरी मैं कर रहा था उसका पता बैंक के खाते के वार्षिक लेखा परीक्षण के बाद चलेगा, और तब तक मैं उड़ाई गई राशि को बैंक में वापस जमा करा दूंगा। बदकिस्मती से खातों की जांच निर्धारित समय के पूर्व हो गई और मैं दोषी ठहरा दिया गया। संभव है कि मेरे साथ कुछ नरमी बरती जाए, लेकिन 30 साल पहले कानून पर बड़ी सख्ती से अमल किया जाता था। मेरे 23वें जन्मदिन पर मुझे पापी के रूप में मुझे जंजीरों में जकड़ लिया गया और 37 अन्य अपराधियों के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाली ग्लोरिया स्कॉट नामक 2 मंजिले मालवाहक जहाज में चढ़ा दिया गया। सन 55 की घटना है। उन दिनों क्रीमिया युद्ध अपने चरम पर था और कैदियों के पुराने जहाजों का इस्तेमाल काला सागर से बड़े पैमाने में परिवहन के लिए किया जाता था। इसी वजह से सरकार ने बंदियों को बाहर भेजने के लिए अपेक्षाकृत छोटे और कम लाभप्रद जहाजों का इस्तेमाल कर रही थी। ग्लोरिया स्कॉट उन दिनों चीनी चाय के कारोबार में लगा हुआ था। उसका वजन लगभग 500 टन था। इसके अतिरिक्त उस पर 38 कैदी, चालक के 26 सदस्य, 18 सिपाही, 1 कप्तान और 3 अन्य कर्मचारियों के साथ एक डॉक्टर, एक पादरी और 4 पहरेदार थे। हम फॉलमाउथ से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए तो जहाज पर लगभग 100 लोग सवार थे। आमतौर पर कैदियों की कोठरियों की दीवारें देवदार की मजबूत लकड़ी से बनी होने के बावजूद पतली और कमजोर थी। जब हम एक जहाजी घाट की ओर ले जाया जा रहा था तो मैंने मेरे पीछे खड़े आदमी को अत्यंत सतर्कता पूर्वक देखा। वह 6.5 फीट का फुर्तीला, जोशीला और छरहरा नौजवान था। उसके चेहरे पर एक भी बाल नहीं था। वह अपने सिर को हवा से लहराते हुए चल रहा था। उसे देखकर मुझे लगा कि मानो बर्फ के तूफान में कोई आग जल रही हो। अनेक थके और उदास चेहरों के बीच वह नौजवान अत्यंत स्फूर्तिवान दिखाई दे रहा था। उसे अपने पड़ोसी के रूप में पाकर मैं खुश था, और जब मुझे पता चला कि उसने जहाज से अपने साथियों को निकालने का प्रबंध कर लिया है तो मुझे और अधिक खुशी हुई। हेलो दोस्त, उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने उसके प्रश्न का उत्तर देने के बाद प्रति प्रश्न किया, आप कौन हैं? मैं जैक हूँ। भगवान की कसम, यदि तुम मेरे गिरोह में होते तो तुम्हें अपने ऊपर गर्व होता। मुझे अपने केस की सुनवाई याद है, क्योंकि वह ऐसा मामला था जिससे मेरी अपनी गिरफ्तारी के पहले राज्य में जबरदस्त सनसनी फैला रखी थी। वह एक संभ्रांत परिवार का सुयोग लड़का था, लेकिन उसे ठगी और फरेब की लाइलाज आदत थी, और उसने घोटाले के अपने विचित्र तरीके से लंदन के प्रमुख व्यापारियों से बड़ी रकम वसूल की थी। हा हा हा। तो तुम्हें याद है मेरा केस?
उसने गर्व से कहा। बहुत अच्छी तरह, सचमुच। तब तो हो सकता है कि तुमने उसके बारे में कोई विचित्र बात सुनी हो। तो फिर क्या थी वह विचित्र बात? मेरे पास तकरीबन 2.5 लाख पाउंड थे, ऐसा ही था ना? लेकिन उसमें से एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ, है ना? नहीं। तो फिर अंदाजा लगाओ कि शेष कहाँ है, उसने पूछा। मुझे कोई अंदाजा नहीं, मैंने कहा। मेरे अंगूठे की उंगलियों के बीच, वह बोला। भगवान की कसम, मेरे पास तुम्हारे सिर के बालों से भी अधिक पाउंड्स हैं। और मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास पैसे हो और तुम्हें उसे संभालने और बढ़ाने की कला आती हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अब तुम यह मत सोचो कि इतने पैसे वाला आदमी इस जर्जर और बदबूदार चीन चाइना कोस्टर में बैठा क्या कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसा आदमी उस धन को अपने और अपने बच्चों पर खर्च करेगा। तुम उसके ऊपर लेट सकते हो, तुम उसे अपने कब्जे में रखकर अपने बही खाते में चूम सकते हो। उसके बात करने के लहजे को देखकर मैंने पहले सोचा कि उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने परख लिया तो उसने मुझे कसम दिलाई कि यदि मैं पूरी निष्ठा से उसका साथ दूं तो मुझे अपनी गुप्त योजना की जानकारी दे सकता है। मेरी सहमति पाकर उसने मुझे बताया कि वह जहाज को अपने अधिकार में लेने का प्रबंध कर चुका है। जहाज पर चढ़ने से पहले 1 दर्जन कैदी उसके षड्यंत्र में शामिल हो चुके थे। फेडरगास्ट उनका नेता था और उसका पैसा उसके उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति। उसने बताया कि उसका एक साझीदार है। वह बंदूक की नली में गोली के समान अच्छा और सच्चा आदमी है। उसके पास खुरपियां हैं। और तुम्हारा क्या ख्याल है, इस वक्त वह कहाँ होगा? अरे, वह आदमी इस जहाज का पुजारी है। पुजारी? वह सूट बूट के साथ जहाज पर सवार है और उसके कागजात बिल्कुल सही है। उसके संदूक में इतना पैसा है कि वह जहाज के कर्मचारियों को थोक में खरीद सकता है। चालक दल के सदस्य उसके शरीर और आत्मा है। उसने 2 पहरेदारों दूसरे नंबर की मेहरी को अपने साथ मिला लिया है और अगर जरूरत पड़ी तो वह कप्तान को भी अपने पक्ष में कर लेगा। तब हमें क्या करना होगा? मैंने पूछा। तुम क्या सोचते हो, हम इन सैनिकों के कोटों को इतना अधिक लाल बना देंगे जितना कि कभी दर्जी भी नहीं बना पाया होगा। लेकिन उनके पास हथियार हैं, तो हमारे पास हथियारों की क्या कमी है? मेरे बच्चे, हम में से हर माई के लाल के पास पिस्तौल टंगी हुई है और हम नाविकों को अपने पक्ष में होते हुए भी इस जहाज को अपने साथ नहीं ले जा पाए तो हमें किसी जवान मिस के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाएगा। तुम अपने बाएं बाजू वाले साथी से आज रात को बात करके देखो और यह भी तय करो कि क्या उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। मैंने वैसा ही किया और पाया कि मेरा दूसरा पड़ोसी भी मेरी तरह जवान है और उसे भी जालसाजी के आरोप में सजा मिली है। उसका नाम इवांस है, लेकिन बाद में उसने भी अपना नाम बदल लिया। अब वह दक्षिणी इंग्लैंड का एक धनी और समृद्ध आदमी है। वह हमारे षड्यंत्र में शामिल होने को पूरी तरह तैयार था, क्योंकि हमारे पास अपने बचाव का केवल वही एक उपाय था। खाड़ी पार करने के पूर्व अब केवल 2 लोग ही थे जो हमारी योजना से अनजान थे। उनमें से एक अत्यंत मंदबुद्धि था जिसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते थे और दूसरे को पीलिया हो गया था, इसीलिए वह हमारे किसी काम का नहीं था। प्रारंभ से ही हमें जहाज को अपने कब्जे में लेने से रोकने वाला कोई नहीं था। चालक दल वास्तव में बदमाशों का एक गिरोह था जिसे इस काम के लिए खास तौर से चुना गया था। ढोंगी पुजारी हमारी कोठरियों में उपदेश देने के बहाने अक्सर आता रहता था और तीसरा दिन बीतते बीतते हमारे बिस्तरों के नीचे एक रेती, पिस्तौल का एक गट्ठर, 1 पाउंड पाउडर और 20 घोंगे रख दिए गए थे। 2 पहरेदार प्रेडरगास्ट के जासूस थे, जिनमें से दूसरा पहरेदार उनका दाहिना हाथ माना जाता था। जहाज का कप्तान, उसके 2 पहरेदार, लेफ्टिनेंट मार्टिन, उसके 18 सिपाही और डॉक्टर, ये सब हमारे खिलाफ थे। हमने सावधानी से अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और रात में अचानक हमला करने के लिए तैयार थे।
वह सब हमारी अपेक्षा से अधिक तेजी से इस प्रकार हुआ। हमें रवाना होने के 3 हफ्ते बाद एक शाम डॉक्टर एक बीमार कैदी को देखने आया। जो ही उसका हाथ रोगी के चारपाई के नीचे गया, उसने पिस्तौल जैसी किसी चीज को महसूस किया। यदि वह खामोश रहता तो संभव था कि वह हमारी योजना को विफल कर देता, लेकिन वह इतना अधिक घबरा गया कि हैरानी से चीखते हुए उसका चेहरा उतर गया। इससे पहले कि वह खतरे की चेतावनी वाला अलार्म बजा पाता, उस तथाकथित रोगी ने उसका मुंह बंद करके डॉक्टर को चारपाई से बांध दिया। उसने दरवाजे का ताला खोल दिया और हम सभी लोग उससे निकलकर दौड़ते हुए बाहर आ गए। 2 संतरियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तभी एक हवलदार मामले की जानकारी प्राप्त करने हेतु भागता हुआ आया। मुख्य कक्ष के बाहर 2 सिपाही खड़े थे, लेकिन लगता है कि उनकी बंदूक भरी हुई नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर गोली नहीं चलाई थी। वे अभी अपनी संगीनें लगा ही रहे थे कि मार गिराए गए। इसके बाद हम कप्तान की कैबिन की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही हमने उसका दरवाजा खोला, वैसे ही कैबिन में जोरदार धमाका हुआ और कप्तान के सिर के टुकड़े कैबिन की मेज पर पिन से लगे अटलांटिक के मानचित्र पर जा गिरे, जबकि पादरी अपने पिस्तौल से धुएं निकलते हुए वहीं खड़ा दिखाई पड़ा। कप्तान के दोनों साथियों को चालक दल ने पकड़ लिया था और हमें सारा काम पूरा होता दिखाई पड़ा। राजकक्ष कप्तान की कैबिन से आगे था। हम वहां इकट्ठे हुए और सोफों पर बैठ गए। सारे लोग कोलाहल कर रहे थे, क्योंकि एक बार पुनः आजाद हो जाने की खुशी में सब पागल हो रहे थे। वहां चारों ओर लॉकर बने हुए थे। ढोंगी पुजारी विल्सन ने एक लॉकर खोलकर उसमें से भूरी शराब की 1 दर्जन बोतलें निकाली और बोतलों के ढक्कन खोलकर गिलासों में शराब भरकर अभी उसे टकरा ही रहे थे कि अचानक बिना किसी चेतावनी के बंदूक के गरजने की आवाजें सुनाई पड़ी और सैलून धुएं से भर गया। धुआं हटने के बाद हमने देखा कि वह स्थान बूचड़ खाना बन गया था। विल्सन और 8 अन्य लोग फर्श पर एक दूसरे के ऊपर गिरकर कराह रहे थे। मेज पर शराब और खून देखकर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। हम वह दृश्य देखकर इतना अधिक डर गए कि वहां से भागने के बारे में सोचने लगे। लेकिन तभी प्रेडरगास्ट सांड की तरह हुंकार भरता हुआ आया और जीवित बचे लोगों के साथ दरवाजे की तरफ दौड़ गया। हमें देखते ही कप्तान और उसके 10 आदमियों की हालत पतली हो गई। सलून के ऊपर लगे झूमरों से रोशनी आ रही थी और सलून का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उन्होंने हमारे ऊपर वहीं से गोली चला दी। इससे पहले कि वे अपनी बंदूक दोबारा भर पाते, हमने उन्हें दबोच लिया और 5 मिनट के अंदर सारा खेल खत्म हो गया। इससे पहले उस जहाज पर कभी कोई बूचड़ खाना नहीं बना। प्रेडरगास्ट एक शैतान बनकर सिपाहियों को बच्चों की तरह उठाकर जिंदा या मुर्दा समुद्र में फेंक रहा था। वहां एक साइनिज था जो घायल होने के बावजूद तैर रहा था। उसकी हालत देखकर उसे दया आ गई और उसने गोली मारकर उसका भेजा बाहर निकाल दिया। संघर्ष खत्म होने के बाद कुछ पहरेदारों और उनके साथियों तथा डॉक्टर के अतिरिक्त हमारे शत्रुओं में से कोई भी जीवित नहीं बचा था। यह संघर्ष उन्हीं की ओर से शुरू किया गया था। हालांकि हम अपनी आजादी को लेकर खुश थे, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी आत्मा पर किसी की हत्या का भार नहीं डालना चाहते थे। 5 अपराधी और 3 नाविकों समेत हम 8 लोगों ने कहा कि अब हम और खून खराबा नहीं देखना चाहते। लेकिन प्रेडरगास्ट और उसके साथ खड़े अन्य लोगों पर हमारी बात का कोई असर होता नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा, यहाँ से सुरक्षित निकलकर हम कोई काम धंधा करना चाहते हैं, इसीलिए भविष्य में हमारे खिलाफ गवाही के लिए उठने वाली किसी भी आवाज को हम खामोश कर देना चाहते हैं। प्रेडरगास्ट ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यदि तुम लोग चाहो तो एक नाव में बैठकर जा सकते हो। उस प्रस्ताव को सुनकर हम सब उछल पड़े, क्योंकि हम खुरेंजी से पहले ही ऊब चुके थे। हम में से हर एक को नाविक की पोशाक और पीपा पीने का पानी, बिस्किट और कंपास दे दिया गया। प्रेडरगास्ट ने हमारी ओर एक नच्छा फेंकते हुए कहा, यदि कोई पूछे तो कह देना कि हम लोग डूबे जहाजों से जीवित बचे नाविक हैं। हमारा जहाज लैट 15 डिग्री और लॉन्ग 25 डिग्री पश्चिम में डूब गया है। इस संदेश के साथ उन्होंने जहाज में बंधी हमारी नाव की डोरी को काट दी और हमें चले जाने का आदेश दिया। और अब
मैं अपनी कथा के सर्वाधिक विस्मयात्मक भाग पर आता हूँ। मेरे प्यारे बेटे, मल्लाहों ने अचानक हमारी नाव को आगे से रोक दिया, लेकिन उनसे छूटकर हम ज्यों ही आगे बढ़े कि उत्तर पूर्व से हवा चलने लगी। हमारी नाव लंबे लंबे रोलरों पर हिचकोले खाने लगी और इवांस और मैं, चूंकि अब दल में सर्वाधिक शिक्षित लोग थे, दोनों मानचित्र देखकर यह सुनिश्चित करने में जुट गए कि हमें किस तट की ओर जाना चाहिए। यह एक अच्छा प्रश्न था, क्योंकि केप बर्डेस तट वहां से लगभग 500 मील उत्तर की ओर था, जबकि अफ्रीकी तट लगभग 700 मील पूर्व था। कुल मिलाकर चूंकि हवा उत्तर की ओर से आ रही थी, इसीलिए हमने सोचा कि सिएरा लियोन की ओर जाना ठीक रहेगा, और हमने अपनी नाव उसी दिशा में मोड़ दी। हमने पीछे मोड़कर देखा तो जहाज का पेटा आधा डूब चुका था, और तभी अचानक एक विस्फोट के साथ जहाज से धुएं का गुब्बारा निकलकर आसमान में छा गया। उसके चंद मिनट बाद बादल फटने जैसा शोर सुनाई पड़ा, और धुआं खत्म होने के बाद ग्लोरिया स्कॉट का कहीं नामो निशान नहीं था। हमने तत्काल अपने नाव के मुहाने को साफ किया और पूरी शक्ति के साथ उस स्थान की ओर चल दिए, ताकि पानी के ऊपर उस प्रलय हार का अंत दृश्य देख सकें। उस स्थान पर पहुंचने में हमें 1 घंटे का समय लग गया, और हम यह सोचकर चिंतित हो गए कि अब हम शायद ही किसी को बचा पाएं। एक टूटी नाव, लकड़ी की कुछ पेटियां और मस्तूल के टुकड़े एक स्थान पर लहरों के बीच हिचकोले खा रहे थे, और उस स्थान की ओर संकेत कर रहे थे जहां पर ग्लोरिया स्कॉट डूबा था। वहां जीवन का कोई संकेत नहीं था, इसीलिए हम निराश होकर लौट गए। अचानक तभी हमें जहाज के एक टूटे हुए टुकड़े पर किसी आदमी की सहायता की गुहार लगाती आवाज सुनाई पड़ी। जब हमने उसे खींचकर अपनी नाव में बैठाया तो वह हडसन नामक एक नाविक था। वह इतनी बुरी तरह से जलकर अचेत हो गया कि अगली सुबह तक हमें कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। ऐसा लगता था मानो प्रोडरगास्ट और उसके गिरोह ने शेष 500 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया था। 2 पहरेदारों को गोली मारकर नीचे फेंक दिया गया था, और तीसरी महरी के साथ भी उन्होंने वही सलूक किया था। प्रोडरगास्ट उसके बाद नीचे उतरा और अपने हाथों से उस बदनसीब डॉक्टर का गला काट दिया। अब वहां केवल एक नौकर बचा था, जो सक्रिय और मजबूत आदमी था। जब उसने कैदी को अपनी ओर हाथ में चाकू लेकर आते देखा तो उसने उसके पेट पर जोरदार लात मारी और वह पानी में जा गिरा। हाथों में पिस्तौल लिए 1 दर्जन कैदी उसे खोजते हुए नीचे आए तो उन्होंने उसे अपने हाथ में माचिस लिए बारूद के पास बैठा पाया। उसने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, यदि किसी ने उसे हाथ लगाया तो वह सबको उड़ा देगा। तभी अचानक एक धमाका हुआ, जिसे हडसन ने किसी कैदी की पिस्तौल से चली गोली की आवाज समझा। बहरहाल कारण चाहे जो भी हो, पर एक धमाके के साथ ग्लोरिया स्कॉट और उसके सैकड़ों कर्मचारी का अंत हो गया। मेरे भयावह कृत्यों की कथा का यही संक्षिप्त इतिहास है मेरे बच्चे, जो कुछ ही शब्दों में सिमट गया। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया जा रहे ब्रिगेडियर हॉटस्पर ने हमें उठा लिया। उनके कप्तान को हमें अपने साथ ले जाने में कोई कष्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे हमें डूबे हुए जहाज के जीवित बच गए यात्री मान रहे थे। परिवहन जहाज ग्लोरिया स्कॉट के डूबने का कारण नौवाहन विभाग की नाकामी माना गया, और उसके डूबने की सच्चाई के बारे में कभी एक शब्द भी कहीं सुनाई नहीं पड़ा। एक उत्तम नौकाकाय के माध्यम से हॉटस्पर ने हमें सिडनी पहुंचा दिया, जहां इवांस व मैंने नाम बदल लिए और सोने की खानों में खुदाई के लिए चल पड़े तथा अनेक देशों से आए खनिकों की भीड़ में शामिल हो गए। वहां हमें अपनी पुरानी पहचान खोने का कोई कष्ट नहीं हुआ। इसके आगे मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम अमीर बनकर इंग्लैंड लौटे और हमने देसी जागीरें खरीदी। 20 से अधिक वर्षों तक हमने उपयोगी एवं खुशहाल जीवन बिताया और सोचा कि हमारा अतीत अब हमेशा के लिए दफन हो चुका है। मेरी उन भावनाओं की कल्पना करो जब मैंने डूबते हुए नाविकों को बचाया था, और उस दिन जब वह हमारे सामने आया तो मैंने उसे फौरन पहचान लिया। उसने हमें किसी तरह खोज लिया था
और अपना शेष जीवन हमारे भय के सहारे आराम से बिताने का मन बना लिया था। अब तुम इस बात को समझोगे कि किस तरह मैंने उसके साथ शांति बनाए रखने का प्रयास किया, और अब जबकि वह हमें छोड़कर अपने दूसरे शिकार के पास चला गया है, मेरे अंदर छिपे भय की प्रति तुम्हारे मन में कुछ हमदर्दी अवश्य जागेगी। नीचे बेडोसा के कांपते हाथों से लिखी अबूझ पहेली है, जिसमें वह कहना चाहता है कि एच ने मुझे सब कुछ बता दिया है, दयालु ईश्वर हमारी आत्माओं पर कृपा करे। यही था वह वृतांत जिसे मैंने उस रात युवा ट्रेवर को पढ़कर सुनाया था। वॉटसन और परिस्थितियों को देखते हुए उसे नाटकीय भी कहा जा सकता है। इस घटना के बाद युवा ट्रेवर का दिल टूट गया और वह टेराई चाय बागान चला गया। मैंने सुना है कि वह वहां ठीक ठाक है। जहां तक नाविक और बेडोसा की बात है, चेतावनीपूर्ण पत्र के बाद उन दोनों को ना तो कहीं देखा गया और ना ही उनके बारे में कुछ सुनाई पड़ा। वे दोनों पूरी तरह कहीं लुप्त हो गए। पुलिस में भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। इसीलिए अपने अतीत के प्रति बेडोसा को भी भ्रम बना रहा। हडसन भी काफी समय तक छिपा रहा। इसीलिए पुलिस को विश्वास हो गया कि वह बेडोसा के साथ कहीं भाग गया है। जहां तक मेरी बात है तो मेरा मानना है कि सत्य इसके विपरीत है। मैं सोचता हूँ यह भी हो सकता है कि बेडोसा ने हडसन द्वारा किए गए छल को जान लिया हो और उसने उसी उत्तेजना से भागकर खुद भी अधिकाधिक धन लेकर देश से बाहर चला गया हो। उस केस से जुड़े सारे तथ्य यही है डॉक्टर, और यदि वे आपके लिए उपयोगी हो तो आप उन्हें संग्रह में शामिल कर सकते हैं। और मैं अपनी हार्दिक इच्छा से तुम्हें सौंप रहा हूं। तो दोस्तों, शेरलॉक होम्स की ग्लोरिया स्कॉट नामक कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसी और भी सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। और साथ ही लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरी हेल्थ हैंडबुक नामक वेब सीरीज नहीं देखी है तो एक बार जाकर उन्हें सुने। वो कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो एक किताबों की दुनिया में खो जाता है और फिर उसे कुछ अलौकिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से अगर वो जीवित बचता है तो अंत में उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। तो एक बार जाकर उसे जरूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।